हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम NCERT 9th क्लास साइंस में लेसन 1 से लेकर लेसन 5 तक पढ़ चुके हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 तक का रिवीजन करेंगे। इसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो आज हम पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे कि हमें पिछली लेसन कितने समझ में आई, कितना हमें उनसे याद हुआ। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा लेसन पढ़ लेते हैं लेकिन हम छोटे छोटे क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाते हैं, जिससे हमारा पढ़ा हुआ बेकार रहता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बर्फ़ का गलनांक है। ध्यान रखना है आपको, बर्फ़ का गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस जो होती है जब द्रव में परिवर्तित होती है तो इस क्रिया को कहते हैं संघनन। द्रव का ठोस में परिवर्तन कहलाता है, अर्थात बर्फ का जमना, एक तरह से पानी का जमना, हिमीकरण। ठोस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना गैस में बदलना, मतलब कोई ठोस जो है द्रव में परिवर्तित नहीं होता और सीधे गैस में बदल जाता है, तो ये क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। पदार्थ की किस अवस्था में आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं? तो ध्यान रखना, ठोस में क्या होता है, आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के बीच अंतरा अणु बल सबसे अधिक होता है? ठोस। नेक्स्ट है, नमक व जल का मिश्रण है सममांगी मिश्रण। रेत व जल का मिश्रण है विषमांगी मिश्रण। सममांगी वो होता है जिसे दूर से देखा नहीं जा सके, मतलब अलग अलग नहीं किया जा सके, और रेत व जल है उनको आराम से हम अलग कर लेंगे, तो वो हमारा कौन सा मिश्रण हो गया? विषमांगी मिश्रण। चौक व जल का मिश्रण है निलंबन, क्योंकि चौक जल में नहीं घुलती है। दूध से क्रीम निकालने की विधि अपकेंद्रन। मोम का पिघलना परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जंग लगना परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। धातुएं ऊष्मा व विद्युत की होती हैं सुचालक, जबकि अधातु जो होती हैं वो कुचालक होती हैं। पूछ जाता है, द्रव धातु है पारा। सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उपधातु हैं, उपधातु वे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, तो इसके एग्जाम्पल हैं बोरॉन, सिलिकन और जर्मेनियम। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, और मैंने सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही रखे हैं जो 1 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ जाते हैं, कोई भी पूछ लेता है। लेसन नंबर 3, परमाणु एवं अणु। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परमाणु। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? किसने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम? लेवासिए। इस नियम को हम पढ़ चुके हैं। एक मोल में कणों की संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻²3। HCl5 में X की संयोजकता है, तो मैंने आपको बताया था इसकी संयोजकता ये होगी, मतलब जो Cl के पास में लगी और Cl की संयोजकता ये होगी, ठीक है। तो HCl5 में X की संयोजकता कितनी हो गई? 5। कितनी है? 5। नेक्स्ट है लेसन 4, परमाणु की संरचना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन। प्रोटॉन की खोज की? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की खोज की? चैडविक ने। परमाणु का धनाभिषिक्त कण है, कोई भी पूछ लेता है, एग्जाम में आ जाता है, धनाभिषिक्त कण कौन सा है परमाणु का? तो ध्यान रखना है हमें, प्रोटॉन। परमाणु का ऋणाभिषिक्त कण है, मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो है इलेक्ट्रॉन। परमाणु का उदासीन कण है न्यूट्रॉन। एक एग्जाम्पल है 11Na24 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। तो मैंने आपको बताया था ये जो आगे होता है ये होता है हमारा परमाणु क्रमांक, मीन्स प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 11। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 11।
और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, परमाणु भार ऊपर दिया होता है, इसमें से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं, मतलब 24 - 11 बराबर 13, तो ये न्यूट्रॉन की संख्या हो गई। शॉर्ट में हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिखते हैं, प्रोटॉन को इस तरीके से और न्यूट्रॉन को n से। इलेक्ट्रॉन को E से और उस पर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, प्रोटॉन को P से लिखते हैं, चाहे तो आप पॉजिटिव चार्ज भी लगा सकते हैं, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये उदासीन कण है, इसे स्मॉल n से लिखते हैं। नेक्स्ट है लेसन जीवन की मौलिक इकाई। तो कोशिका क्या है, जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, मतलब ये जीवों की संरचना भी बनाती है और उसमें सारे क्रियाकलाप जो भी होते हैं बॉडी के अंदर वो एक कोशिका के अंदर भी होते हैं। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसने की, ये तो ध्यान रखना है हमें, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके फ्रेंड्स, कोशिका में ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसमें जो होती है ऊर्जा ATP के रूप में स्टोर रहती है। कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम, क्योंकि ये कोशिकीय उपापचय के समय कोशिका का ही पाचन कर लेते हैं, इसलिए इन्हें लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी, प्रोटीन संश्लेषण किसके कारण होता है, राइबोसोम। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है, तो आपको ध्यान रखना है लवक, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेते हैं। जीवों में वृद्धि किस प्रकार के कोशिका विभाजन द्वारा होती है, तो है समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन से क्या होता है, जीवों में वृद्धि होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, जीवों में जनन जो होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं जो बिल्कुल पेरेंट सेल जैसी होती हैं, पेरेंट सेल या मातृ कोशिका जैसी होती हैं। और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं जो मातृ कोशिका के समान नहीं होती हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 तक का रिवीजन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 6 करवाऊँगी। इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि अब तक हमने क्या पढ़ा, हमारे दिमाग में कितना रहा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।